ठीक है। थोड़े से पास पेपर क्वेश्चंस और करेंगे इंशाल्लाह सेट्स ऑफ वेन डायग्राम के। प्रोबेबिलिटी हमारा सेकंड टॉपिक है। अगेन हमने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, इसकी वेटेज के बारे में भी। ये इट इज अ पेपर वन टॉपिक, ज्यादातर ये पेपर वन में आता है, लेकिन समटाइम्स इट कैन ऑल्सो कम इन पेपर टू। वेटेज इसकी 6 to 8 मार्क्स थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर तुमसे मिस हो गए तो यू कैन वॉच द प्रीवियस रिकॉर्डिंग मैंने गूगल क्लासरूम पे डाल दी है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज इस टॉपिक में ज्यादा है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज। अगर टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन फिर जो है ना क्लियर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी को हम लोग हमेशा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम पी के बाद ना ब्रैकेट में बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट की होती है। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इवेंट डिस्क्राइब करना होता है। यू हैव टू डिस्क्राइब द इवेंट। इवेंट कुछ भी हो सकता है, इवेंट का मतलब है जो काम हो रहा है। जैसे अभी मैथ्स की क्लास हो रही है तो ये आपका इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था। हम लोग लिखते थे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फेवरेबल आउटकम्स होते थे और डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स होते थे। यही हमारे पास फॉर्मूला था, सही है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास था फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा होता है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट। अगर कोई इवेंट होगा, कोई काम होगा, तो आउटकम्स तो आएंगे, रिजल्ट्स तो आएंगे। वो वाले रिजल्ट्स जो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है वो फेवरेबल हो जाते थे, और टोटल आउटकम्स जो है ना वो डिनोमिनेटर में आते थे। टोटल आउटकम्स हम कैसे लिखते थे, हम सैंपल स्पेस लिखते थे। एक सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स जो है ना वो लिखे हुए होते थे कि क्या क्या पॉसिबल है। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा था, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो और मुझे बताओ कि इसमें जो है ना वो हमें क्या क्या चीजें गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड करना है। मैं भी आपके साथ रीड करता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में उसने पाई चार्ट दिया हुआ, पाई चार्ट दे के जो है ना वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्वेश्चन इस तरह है कि क्वेश्चन में कह रहा है द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर्स ऑफ अ कार ऑलरेडी सोल्ड एंड अवेटिंग कलेक्शन इन अ मैन्युफैक्चरर्स कार पार्क, ठीक है। सेक्टर एंगल फॉर द ग्रे कार, अच्छा ग्रे कार का ये सेक्टर एंगल हमें दे रहा है। द सेक्टर एंगल फॉर द ग्रे कार्स इज 130। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये 130 डिग्रीज हमें दिया हुआ है। सेक्टर एंगल फॉर द ग्रे कार इज गिवन एज 130 डिग्रीज। एक उसने सेक्टर एंगल हमें दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट कार कलेक्टेड इज वाइट इज इक्वल टू 4/9। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपको दे रहा है 4/9, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये व्हाइट कार्स की है। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर। अब आपको पता है एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फ्रैक्शन होना चाहिए। उस फ्रैक्शन को आप 360 से मल्टीप्लाई करते हो, आपका एंगल ऑफ सेक्टर आ जाता है। 360 क्यों, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। तो अब उसने हमें व्हाइट कार का फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है। व्हाइट कार का फ्रैक्शन है 4/9, सही है। जब भी तुम देख रहे हो, हमने पाई चार्ट के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें वी हैव टू फाइंड आउट द, हमें सेक्टर एंगल जो है ना फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि अगर सेक्टर एंगल नहीं मिलेगा तो वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ द पाई चार्ट। तो सेक्टर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक फ्रैक्शन बनाते थे और फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करते थे। उस फ्रैक्शन में जो चीज हमें हमें गिवन होती थी वो हम यूज कर लेते थे। टोटल होना चाहिए था उसमें, लेकिन अब इसने यहाँ टोटल वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो हम इस फ्रैक्शन को जो है ना 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4 36 होता है, ये 40 हो गया, और 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 160। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेक्टर एंगल आ रहा है ना, ये आ रहा है 160 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं जाके व्हाइट वाले कॉलम में जो है ना वो लिख देता हूँ 160 डिग्रीज। दो एंगल्स मुझे पता चल गए, तो आई कैन फाइंड द थर्ड एंगल। मैं फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि कंप्लीट एंगल मुझे पता है 360 होता है। पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है। ये वाला पार्ट है 160, ये वाला पार्ट है 130। जब आप 160 और 130 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 290, और 360 में से जब 290 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 70 डिग्रीज मिल जाएगा, ठीक है। 360 में से जब आप 290 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि 160 एंड 130 व्हेन एडेड टुगेदर विल बिकम 290, और 290 को जब आप 360 में से माइनस करोगे तो बचेगा 70। तो ब्लू का जो सेक्टर एंगल आ गया ना, ये आ गया 70। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एंगल्स के मुताबिक मिल गई है, ठीक है। नाउ यू नो द टोटल एंगल 360 होता है और सबके इंडिविजुअल एंगल्स आपको मिल गए। अब मैं बड़ी आसानी से जो है ना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट कार कलेक्टेड इज ब्लू। तो ब्लू का एंगल कितना है, ब्लू का एंगल है 70। तो
मैंने क्या करना है, 70 को डिवाइड कर देना है 360 से, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि आई नो द टोटल एंगल 360 होता है और ब्लू का एंगल जो है वो 70 है। 0 से 0 कट कर दो, ठीक है, आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 7/36। इसी तरह जरा जल्दी से नॉट ग्रे का निकाल के दिखाओ। नॉट ग्रे में क्या आएगा, नॉट ग्रे का मतलब है ग्रे नहीं होनी चाहिए, बाकी दो कलर्स होने चाहिए। तो ग्रे वाले एंगल को हटा देते हैं। ग्रे वाला एंगल कितना है, 130, ठीक है। ग्रे वाला कह रहे हैं ना नॉट ग्रे 130 है, तो 130 हटा दो, 160 और 70 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम, 230 जो है वो नॉट ग्रे का हो गया, और 230 डिवाइडेड बाय 360, 0 से 0 कट कर दो, और आपका जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 23/36। ये एंगल्स मुझे पता थे तो मैंने फ्रैक्शंस बनाने हैं बस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अ फ्रैक्शन ना। ये 23/36 हो गया। और अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है ब्लू और ग्रे। ब्लू और ग्रे मतलब ब्लू और ग्रे का एंगल जरा कंबाइन करो, ग्रे और ब्लू का एंगल कंबाइन करो। 130 प्लस 70 कितना हो गया, 200। तो ये 200 अपॉन टोटल एंगल कितना है, 360। टोटल एंगल है 360, तो 200 अपॉन 360 हो गया। और अब इसको रिड्यूस कर दो, ये वाले जीरो से ये जीरो कट हो गया, और 4 के टेबल में आता है ना, 4 5 20 और 4 9 36, तो 5/9 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी। प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए उसने फर्स्ट पार्ट में मुझे जो है वो एक फ्रैक्शन दिया हुआ था, मैंने उससे सेक्टर एंगल निकाल लिया 360 से मल्टीप्लाई करके। एक एंगल मुझे क्वेश्चन में मेंशन था, दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस करके थर्ड एंगल निकाल लिया। जब सबके इंडिविजुअल एंगल्स मुझे पता चल गए तो फिर मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें बैग ऑफ मार्बल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो the next question is a bag contains 12 colored balls in is shown, ठीक है। आपको एक बैग नजर आ रहा है जिसमें 12 colored balls है, जिसमें से 3 हमारे पास जो है वो रेड है, सही है। 3 आर रेड, 4 आर ब्लू एंड 5 आर ग्रीन। 3 आर रेड, 4 आर ब्लू एंड 5 आर ग्रीन। आपसे कह रहा है कि अ गर्ल टेक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है। एक गर्ल ने एक बैग से बॉल निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमेशा याद रखना फ्रैक्शन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स अ बॉल दैट इज नॉट ग्रीन, ठीक है। नॉट ग्रीन जो है ना वो हमें फाइंड करना है। तो हमने प्रोबेबिलिटी के लिए पी लिखा और फिर ब्रैकेट में लिख दिया नॉट ग्रीन, ठीक है ना। तो नॉट ग्रीन मैंने इवेंट बता दिया कि मेरा जो इवेंट है ना वो नॉट ग्रीन बॉल मुझे पिक करनी है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, जिसमें हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल आता है। टोटल कितनी बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं, तो डिनोमिनेटर में 12 आ गया, सही है। और अब मुझे काउंट करके बताओ कि ग्रीन बॉल्स कितनी नहीं है। देखो ग्रीन बॉल्स 5 है, अगर ग्रीन बॉल्स आपकी 5 है तो आपकी नॉट ग्रीन कितनी होंगी, 12 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, 12 में से 5 को माइनस किया, यू विल गेट 7। तो 7/12 इसका आंसर आ गया। एक मार्क के लिए उसने आपसे, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो नॉट ग्रीन पूछी थी, ग्रीन पूछता तो 5/12 हो जाता, नॉट ग्रीन पूछी तो 7/12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सारे जमा कर लिए हैं ताकि ये इस तरह के सारे हम देख लें। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अ बॉय रैंडमली चूजेस वन ऑफ द 10 लेटर कार्ड्स एज शोन, ठीक है। ये कार्ड्स आपको कुछ यहाँ नजर आ रहे हैं, ए सी बी, सी बी ए सी सी बी सी, सही है, रिपीट हो रहे हैं। आपसे कह रहा है फाइंड एज अ डेसिमल, आपको डेसिमल में फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ऑन द चोजन कार्ड इज ए। अब पहले तो ये देख लो कि लेटर्स है कितने, तो टोटल लेटर्स हमारे पास है 10। इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी आपको पता है फ्रैक्शन में होती है, लेकिन यहाँ इसने हमसे पूछा है डेसिमल, तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए यू ऑलवेज नीड द टोटल आउटकम्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 10, तो 10 डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमसे कह रहे हैं ए कितने नजर आ रहे हैं आपको, एक यहाँ पे नजर आ रहा है, एक यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये 2/10 हो गया। तुम्हें अपना आंसर डेसिमल में देना है तो तुम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये 0.2 हो गया। अगर टू कार्ड्स ए हैं, अगर टू कार्ड्स ए हैं तो नॉट ए का क्या मतलब हो जाएगा। अब ये तुम दो तरह से कर सकते हो क्वेश्चन, या फिर तुम वन में से ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लो, तब भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। एलसीएम लेके करना पड़ेगा तुम्हें, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 8/10। जब तुम इसका एलसीएम लोगे 1/1 हो जाएगा, 10 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 10 हो जाएगा। और फिर आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 - 2 आपका आ जाएगा 8/10। इससे भी 0.8 आंसर आ रहा है। इसमें हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ गई, लेकिन अगर आप बोलोगे सर ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इफ टू आर ए, तो ए नॉट कितने होंगे, 8 बचे बाकी, तो वो 8/10 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल
सही आ रहा है, मतलब 10 में से 2 जो है वो ए के कार्ड्स हैं, तो ए के कार्ड्स कितने नहीं होंगे, बाकी रिमेनिंग सारे ए के कार्ड्स नहीं होंगे, तो 10 में से 2 माइनस किया 8 आ गया, 8/10 0.8 इज योर फाइनल आंसर। नॉट सी का क्या मतलब हो जाएगा, नॉट सी का मतलब है सी वाले हटा देते हैं। हाउ मेनी सीज आर देयर, 1 2 3 4 5 सीज हैं, तो नॉट सी कितने हो जाएंगे, वो भी 5 हो जाएंगे। अगेन प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में आ गई 5/10। नाउ यू हैव टू राइट इट इन डेसिमल, तो आप इसको डेसिमल में लिख लो, तो 0.5 इज योर आंसर। नॉट डी का बता दो जल्दी से, नॉट डी क्या होगा, नॉट डी का मतलब डी हटा दें सारे, तो डी तो कोई है ही नहीं भाई, डी तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब है कि सारे के सारे वो आ जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10/10। यू कैन, देयर इज नो डी, डी तो कोई है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 10/10, या इसको इफ यू वांट टू राइट इन डेसिमल तो आप 1.0 लिख लो। ये वाला क्वेश्चन भी देख, इसको भी देख लो लास्ट वाले को, फिर उसके बाद तुम्हें टाइम दे दूंगा कॉपी करने के लिए, ठीक है। ये वाला भी साथ मिलके कर लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सर्कुलर व्हील इज डिवाइडेड इनटू नंबर्ड सेक्टर्स ऑफ इक्वल साइज। सही है, आपको ये एक सर्कुलर व्हील नजर आ रहा है जिसमें सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। A trial consists of spinning the wheel until it stops with an arrow pointing at one of the sectors। ये आपको एरो नजर आ रहा है, ठीक है। आपको करना है क्या, एक्सपेरिमेंट आपका ये है कि यू हैव टू मूव इट वंस, एक दफा इसको घुमाना है, इसको स्पिन करना है अच्छी तरीके से, और फिर इसको छोड़ देना है। जब ये एरो जिस नंबर पे आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो पॉइंट्स एट एन ऑड नंबर। तो पहले तो ये देख लो कि टोटल कितने नंबर्स हैं, क्योंकि टोटल आउटकम तो आपको चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यू ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट द टोटल आउटकम्स। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस में ना तुम्हें सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ काउंट कर लो, तुम्हें नजर आ रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 4, तो 8 हो गया, 8 मेरे टोटल आउटकम्स हो गए। अब मुझे सेलेक्ट करना है हाउ मेनी नंबर्स आर ऑड, तो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो ये 3 नंबर्स हो गए, फिर 3 दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये 4 हो गया, और ये 3 5, तो 5/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये स्पिनर पे तो लिखे हुए ना नंबर्स, इसका मतलब है कि ये अलग अलग नंबर्स हैं समझो, तो मुझे इन सबको काउंट करना पड़ेगा। और फिर आपसे कह रहा है स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर अगेन द टोटल इज द सेम 8। स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं हमने डिस्कस किया था, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, तो 1 इसमें नजर आ रहा है मुझे, 4 इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्क्वायर नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा, सही है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि 1 एक बार है, और 4 जो है ना वो मेरे पास 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 3/8, ठीक है ना, क्योंकि 4 आपके पास 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आपने 4 को जो है वो 2 बार ही काउंट करना है, क्योंकि सिंस 4 इज रिटन और इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस पे पॉइंटर आ सकता है, इसलिए इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 4 और 4 हो गया, तो 3/8 इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, ये जो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पॉसिबिलिटी डायग्राम, जो लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी बनाने की कोशिश की थी। पॉसिबिलिटी डायग्राम इज बेसिकली अ सैंपल स्पेस जिसमें सारे आउटकम्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है ना वो 2 एक्सपेरिमेंट्स एक साथ कंडक्ट कर रहे होते हो, तो आप जब 2 एक्सपेरिमेंट्स आप कंडक्ट कर रहे होते हो ना, तो सैंपल स्पेस लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमने ना एक डायग्राम इंट्रोड्यूस कराई थी जिसको हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम बोली थी। ये जो आपको यहाँ बनी हुई नजर आ रही है, देखो हम लोग मिलके बनाते हैं इसको और देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। पहले वो मुझसे ये कह रहा है कि अ फेयर 5 साइडेड स्पिनर हैज साइड्स मार्क 2 3 4 7 9, ठीक है। वो कह रहा है कि आपके पास एक स्पिनर है जो कि 5 साइडेड है, और उस पे कौन कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं 2 3 4 7 एंड 9। फिर उसने बोला है कि अ फेयर ट्रायंगुलर स्पिनर हैज अ साइड मार्क 1 2 3। अब आपके पास दो स्पिनर्स हैं एंड यू आर मूविंग इट, आप उसको स्पिन कर रहे हो दोनों को एक एक बार, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। तो अब पहले तो ये होता था कि हमारे पास एक डाइस होती थी, हम डाइस जो है फेंक दिया करते थे, या कॉइन होती थी उसको फ्लिप कर देते थे, ठीक है, या बैग ऑफ मार्बल्स हो गए, या एक स्पिनर हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि नाउ वी हैव टू स्पिनर्स, अब हम दोनों को स्पिन कर रहे हैं एक साथ। तो अब आपसे कह रहा है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में जिसमें आप दो काम एक साथ कर रहे हो ना, तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पॉसिबिलिटी डायग्राम टू शो ऑल द 15 पॉसिबल आउटकम्स। इसने मुझे बता दिया 15, 15 कैसे आया, 1 2 3 4 5, इसके 5 हो गए और इसके 3 हो गए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, सही है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, आपको पॉसिबल आउटकम्स जो है वो तो पता चल गया टोटल कितने हैं। लेकिन अब वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ पॉसिबिलिटी डायग्राम, ताकि मुझे आउटकम्स जो है ना वो नजर आए। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए हमने कि तुमने इस तरह एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है, सही है। अब यहाँ हमें सिर्फ डायग्राम बना के शो करना है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने इस तरह डायग्राम बना ली। इधर हमने जो है वो अपना जो है वो ट्राइंगल वाला 1 2 3 जिसपे मार्किंग्स हुई हुई है,
वो लिख लिया हमने। ये हमारा ट्राइंगुलर स्पिनर हो गया 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3, ये ट्राइंगुलर स्पिनर वाली साइड हो गई। और ये वाली जो है ना ये 5 साइडेड वाली हो गई, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। एंड देयर इज अ 3, 4, 7 और 9। ठीक है, 4 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। और उसके बाद यू जस्ट हैव टू, अब तुम्हारी मर्जी है इफ यू वांट टू राइट। अब देखो इसका इसका वो क्या है, अब हो सकता है कि जब मैंने पहले स्पिन की है तो मेरे पास जो है वो ट्राइंगुलर वाले स्पिन में, चलो हम यहाँ से लिख लेते हैं, हो सकता है मेरे पास 2 आ जाए और उसके साथ जो है ना वो 1 आ जाए, तो ये 2 और 1 एक आउटकम हो गया। सही है। उसके बाद अगली बारी में मैं क्या करूंगा, 3 और 1 को पेयर कर दूंगा। ठीक है, 3 और 1 हो गया, तो 3 जो है वो मेरे पास आ गया वो उसका 5 साइडेड वाला। इस पे आऊंगा तो अगेन 4 1। तो ये सारे आउटकम्स मैं लिख रहा हूँ, देखो कितने आसान हो गए आउटकम्स लिखना। वैसे तो सोच सोच के तुम बिल्कुल 15 आउटकम्स जो है वो लिख सकते थे, लेकिन चूंकि इसने अभी यहाँ कह दिया कंस्ट्रक्ट अ पॉसिबिलिटी डायग्राम, तो अब आप इस तरह सारे आउटकम्स लिख लो जल्दी से। इसने क्या किया, इसने जो है ना वो बस इस तरह एक वो बना दिया ग्रिड। इसने कहा भाई आप खुद अज्यूम कर लो कि ये वाला जो आउटकम होगा वो 2 और 1 होगा, ये वाला जो आउटकम होगा वो 2 और 2 होगा, ये वाला जो आउटकम होगा वो 2 और 3 होगा। आप इस तरह करके सारे लिख लो ऐसे ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखे ना, पहले एक्स की वाई लिख लो, फिर एक्स की वैल्यू लिख लेना, फिर वाई की। जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको, इसको कंप्लीट कर लो। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 7 1। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको नजर आ रहे हैं। जब ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको नजर आ जाएंगे ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9 1। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और फिर इधर आ जाओ जल्दी से। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, अगेन ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 2 हो गया। उसके बाद दिस इज 3 2। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम वो वाला नंबर भी पहले लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। बस याद रखना कि तुमने, हमने हमेशा एक्स एक्सिस को पहले लिखा है, वाई को बाद में लिखा है कोऑर्डिनेट्स में, तो हमने यहाँ भी वही फॉलो कर लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4 2 एंड दिस विल बी 7 2। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बन गई हमें हमारी, और इसमें हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स जो है ना वो शो कर दिए। और दिस विल बी 9 2। सही है, ऊपर वाले भी ऐसे फिल कर लो। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 3 और दिस विल बी 3 3। अब वो इस पे तुमसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे सेम नंबर आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत बन सकते हैं। अभी देखो हम उसने हमसे भी कुछ पूछा होगा, देखते हैं क्या पूछा उसने। 4 और 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया 7 3। ये पूरे के पूरे 15 पॉसिबल आउटकम्स जो है ना ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। सही है। और आखिरी वाला क्या हो जाएगा, द लास्ट वन विल बी 9 एंड 3। चलो अब जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं भाई हमसे क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट डन हो गया। फिर हमसे कह रहा है कि यूज द डायग्राम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू नंबर्स स्पन हैज अ सम ऑफ 10। अब देखो सम ऑफ 10 का मतलब है दोनों को ऐड करना है, तो 10 आंसर आना चाहिए। तो अब सम ऑफ 10 के लिए कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा 9 और 1। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई हमारे पास 9 1। और चेक करो, और चेक करो, 7 2 9 2 ये नहीं हो रहा। उसके बाद 7 3। तो दो ही ऑप्शन हो रहे हैं हमारे पास जिसमें सम जो है वो आपका 10 आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन वो प्रोबेबिलिटी के लिए तो हमें वही फॉर्मूला लिखना है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, वी हैव टोटल आउटकम्स 15, और हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने आ रहे हैं, वो 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है 2 अपॉन 15 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मुझे जरा ये करके दिखाओ जल्दी से, ये करके दिखाओ। यूज द डायग्राम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू नंबर्स स्पन डिफर बाय 1। ये मुझे करके दिखाओ जल्दी से। डिफर बाय 1 का मतलब है दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए। इसका क्या आंसर आएगा, ये 2 अपॉन 15 समझ में आ गया सबको। ठीक है, हमें ऐसे आउटकम्स जो है वो सेलेक्ट करने थे जिसमें दोनों नंबर का सम 10 आए। अब ये करके दिखाओ जल्दी से। डिफर बाय 1 में कितने आएंगे मुझे बताओ चैट बॉक्स में। डिफर बाय 1 में कितने आउटकम्स है मेरे पास। अब मेरे पास सारे पॉसिबल आउटकम सामने है ना, तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ। बताओ कितने आ रहे हैं डिफर बाय 1। डिफर बाय 1 का मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर शुड बी 1। 2 आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है। ठीक है, और ये वाला 2 और 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो 4 आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं सर्कल बनाता हूँ, ये आ रहा है। ठीक है, एंड ये आ रहा है, और इसके अलावा ये आ रहा है, और ये आ रहा है। ठीक है, तो 4 आउटकम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, और टोटल कितना है 15। तो 4 अपॉन 15 इज द फाइनल आंसर।
इसी तरह का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें ये कह रहा है कि अ फेयर थ्री साइडेड स्पिनर, ठीक है, अ फेयर थ्री साइडेड स्पिनर ए इज नंबर्ड 1 2 3 1 3 5 7 9 11, उस पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, और एक और स्पिनर है बी, उस पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सारे नंबर्स यहाँ पे ये ए वाले के हैं, ये बी वाले के हैं, सही है। अच्छा, फिर कह रहे हैं आपको पता चल गया दिस इज 6, आपने काउंट कर लिया, ये 6 हो गए, ठीक है, और ये 3 हो गए, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 18 मेरे टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है, 18 मेरे टोटल आउटकम्स हो गए, इसका मतलब है डिनोमिनेटर 18 आएगा हर बार। अब मुझसे कह रहा है कि यूज योर प्रोबेबिलिटी सॉरी पॉसिबिलिटी डायग्राम, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम उसने मुझे बनी हुई दी है। मुझसे कह रहा है बोथ स्पिनर्स लैंड ऑन एन ऑड नंबर, बोथ स्पिनर्स लैंड ऑन एन ऑड नंबर। अब देखो यहाँ क्या होगा, इधर उसने सारे सैंपल मतलब उसने पॉसिबल आउटकम्स लिखे नहीं है, सिर्फ सर्कल बना दिया, तो अब मुझे थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर मैं यहाँ सारे लिख देता ना, मुझे फिर परेशानी नहीं होती, मुझे सिर्फ सर्च करना होता बस। चलो अब मैं थोड़ा सा जो है ना इसको पढ़ के करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, दोनों ऑड नंबर चाहिए, तो 2 तो ऑड नंबर नहीं है ना, तो 2 वाली लाइन का तो तुमने हटा दिया सारा। 2 और 8 तो आपके पास ऑड नंबर्स है ही नहीं, तो 2 और 8 तो हो ही नहीं सकते, तो ये वाली लाइन भी एलिमिनेट हो गई, ये वाली लाइन भी एलिमिनेट हो गई। आपके पास कौन सा आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया आपके पास बस, क्योंकि 5 और 1 दोनों ऑड नंबर है, 5 3 ऑड नंबर है, 5 5 ऑड नंबर है, 5 7 5 9 5 11, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 6 आ गया। तो आपके फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, टोटल आउटकम्स आपके 18 है, तो 6 अपॉन 18 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द नंबर स्पन विद स्पिनर बी, स्पिनर बी का जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन द नंबर स्पन विद स्पिनर ए, तो स्पिनर बी का नंबर ग्रेटर होना चाहिए और स्पिनर ए का नंबर छोटा होना चाहिए। तो अब मुझे ये काउंट करना है, ठीक है, टोटल मेरे पास 18 ही है, टोटल मेरे पास 18 ही है। जरा आओ जल्दी से काउंट, इसको काउंट करते हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा बताता हूँ कि वी हैव टू गेट द बिगर नंबर एट स्पिनर बी एंड द स्मॉलर नंबर एट स्पिनर ए, स्पिनर ए पे छोटा नंबर चाहिए, स्पिनर बी पे बड़ा नंबर चाहिए। तो स्पिनर बी के स्टार्ट करता हूँ नंबर से, तो 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 मेरा बिल्कुल फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है। अब इससे आगे जाऊंगा तो 2 छोटा हो गया, 3 बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया 5, तो इसका मतलब है इसके आगे वाले सारे इग्नोर हो गए, ये तो नहीं ले सकता मैं। आई नीड टू गेट द बिगर नंबर एट स्पिनर बी एंड स्मॉलर नंबर एट स्पिनर ए, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो बिगर नंबर में अब इधर आ जाओ, 5 और 1 बिल्कुल बिगर नंबर है, और 5 एंड 3 अगेन इट इज अ बिगर नंबर, 5 और 5 सेम हो जाएगा, इसको छोड़ दो। फिर आगे आ जाओ, 8 और 1, अगर मैं स्पिनर बी पे 8 लेके आ जाऊं और स्पिनर 1 पे 1 लाऊं तो ये हो सकता है। देन 8 3 अगेन इट कैन आल्सो बी काउंटेड, 8 5 इज आल्सो, एंड 8 7 कैन आल्सो बी आर फेवरेबल आउटकम। 8 9 नहीं हो सकता, छोटा हो जाएगा 8, और 8 11 नहीं हो सकता। तो हाउ मेनी आर दे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 अपॉन 18। आसान सा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी डायग्राम मिल जाए ना तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर्स, चेक द नंबर्स एंड राइट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 1 मार्क की होती है, 1 मार्क के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट योर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर करेक्ट। अगर एक भी गलत हो गया ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, कॉपी कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो अब ये जो क्वेश्चंस थे, कुछ हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे स्टार्ट में, देन वी मूव ऑन टू द पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब जो हमारे पास ना एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये दो तीन क्वेश्चंस आगे के जो है ना वो थोड़ा सा इससे रिलेट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक इवेंट्स देखे थे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट इवेंट्स, इवेंट्स के चांसेस जो है ना वही प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में हमने ये देखा था कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, इक्वली लाइकली एज द नेम सजेस्ट, ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बराबर है, होने की या ना होने की बिल्कुल बराबर प्रोबेबिलिटी है, तो हम उनको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, जो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी क्लास में दो टीचर खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दें, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी क्लास में वन टीचर एट अ टाइम होता है जो पढ़ा रहा होता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब आप पानी पी रहे होते हो, ठीक है, तो उस वक्त आप सांस नहीं लेते, ठीक है। जब आप पानी पी रहे होते हो फ्लुएंटली, आप जो है सिर्फ ले रहे हो, उस वक्त आप अपनी सांस रोक लेते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के और भी डेली लाइफ में इवेंट्स हैं
जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जो कि एक साथ नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग अकर होंगे अलग अलग टाइम पे। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों एक साथ हो रहे हो। तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान सा काम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे और हम उनको टोटल कर देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटीज के लिए ना तुम्हें और का वर्ड जो है ना वो जो है वो दिखता हुआ मिलेगा। और का मतलब ये हो जाएगा कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक है, दोनों साथ नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे। मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आई विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, दोनों की फाइंड करूंगा और ऐड कर दूंगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ भी यही लिखा हुआ है, द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इन व्हिच टू इवेंट्स कैन नॉट बोथ अकर टुगेदर। अब यहाँ उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया है नीचे, वो कह रहा है कि 3 पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं जब हम एक डाई को, फेयर डाई को रोल कर रहे हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? इवन नंबर आ सकता है। पहले तो मैंने देखा सबसे पहले कि यार ये फेयर डाई की बात कर रहा है, तो फेयर डाई में जो है ना मेरे पास 6 नंबर्स होते हैं। तो मैंने पहले अपना सैंपल स्पेस लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो फेयर डाई हमारे पास होती है, जो हम लूडो खेलते हैं जिससे, उसमें हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, सब पे नंबर्स लिखे होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 उसके जो है वो नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है मेरे पास 6 आउटकम्स आ गए। सही है, टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 आ गए। इवन नंबर का क्या मतलब है? अब इवन नंबर तुम्हें, इवन नंबर ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि उसने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया है कि मैं एक डाई रोल कर रहा हूं, तो मैं अब इवन नंबर 6 से ज्यादा तलाश नहीं करूंगा, 6 तक रुक जाऊंगा। तो अब मेरे इवन नंबर्स क्या आ गए? 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। ये मेरे इवन नंबर्स आ गए। अच्छा, अब मैं अगर फैक्टर ऑफ 9 की बात करूं, तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 9? 9 किस किस के टेबल में आता है? 9 1 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, और फिर 9 9 के टेबल में आता है, लेकिन मैं लिख नहीं सकता क्योंकि माय माय लिमिट इज टिल 6, मैं 6 से आगे नहीं जा सकता। और द फैक्टर्स ऑफ 16 क्या हो जाएंगे भाई? 1 के टेबल में आता है 16, 2 के टेबल में आता है 16, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 16, और फिर उसके बाद जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, फिर आगे चली जाएगी बात। तो मैंने यहाँ पे लीव कर दिया। अब मुझसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए भी चाहिए, बी भी चाहिए। अब ए ये रहा और बी ये रहा, दोनों में कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। ए बिल्कुल अलग है 2 4 6, बी बिल्कुल अलग है 1 3। तो अब मैं इनके जल्दी से आउटकम्स काउंट कर लेता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये आप इस तरह भी कर सकते हो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ए में हमारे पास फेवरेबल आउटकम 3 है, तो ये 3/6 हो जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी। और का वर्ड आ गया तो प्लस कर दिया, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6। तो इस तरह काउंट करके भी कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको जो है वो इस तरह भी कर सकते हो। तो ये 5/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ठीक है, और का वर्ड आ गया इसमें। अच्छा, अब ये कह रहा है ए और सी। अब ए और सी में देखो हमारे पास कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, तो हम वो रिपीट वाली चीजें जो है ना वो नहीं लिखेंगे। ए और सी में हम रिपीट होने वाली चीजें नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ जो है ना वो जो अलग अलग है ना, क्योंकि ये डाई के फेसेस है ना, डाई के फेस तो एग्जैक्टली 4 अगर बोलूंगा तो 4 हो गया ना बस। अब ऐसा थोड़ी है कि 4 जो है वो इवन नंबर वाला 4 अलग है और वो फैक्टर ऑफ जो 16 है उसका 4 अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों सेम ही है। तो अब मैं ए और सी में क्या करूंगा? ए में मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 1 2 और 3। लेकिन जब मैं सी में देखता हूं तो यही दो नंबर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो मैं अब इनको काउंट नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा, जैसे हम सेट्स में करते थे। जैसे हम सेट्स में करते थे, रिपीटेशन नहीं करते थे। तो 2 4 6 और ये 1 हो गया, तो इसका मतलब है टोटल मेरे पास हो गया 4। तो ये आ गया 4/6 और इसको रिड्यूस कर दिया तुमने, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 2/3। तो बस ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर अलग अलग है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रही, तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड कर दो। लेकिन अगर ऐसे हैं जिसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? कॉमन वाला पार्ट हटा के दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अलग अलग ही होंगे, एक साथ नहीं हो सकते। अब आ जाओ जल्दी से, ये दो फॉर्मूलाज जो है ना इनको नोट कर लो, फिर इसका एक क्वेश्चन है फॉर्मूलाज का। ठीक है, दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी में। हमारे पास एक तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, एक हमने नॉट वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसमें से आप वन में से माइनस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑपोजिट इवेंट्स। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप 100 में से जो है 30 को माइनस कर दोगे। तो एक हमने वो वाला फॉर्मूला देखा था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अब ये फॉर्मूला देखा है जो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी तुमने फिजिक्स में देखी होगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम आरएफ से लिखेंगे। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आरएफ हो गई।
और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, आप उसकी फ्रीक्वेंसी ले लो और उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। टोटल फ्रीक्वेंसी को मैं टीएफ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। इन्होंने यहाँ थोड़ी डिटेलिंग दे दी है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट द आउटकम और इवेंट अकर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो मैं इसको सिंपल सा लिखवा रहा हूँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी ना, जिस इवेंट की, उसकी फ्रीक्वेंसी उठाएंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हम उससे डिवाइड कर देंगे, हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अच्छा, अब एक फॉर्मूला और है जिसको हमने कहा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बेसिकली अगर मैं यहाँ से तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोलूंगा तो तुम क्या करोगे, ये टोटल फ्रीक्वेंसी को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, ये बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी है। सही है। तो अब क्वेश्चन में ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वर्ड आता है, तो इसीलिए उसने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है। वो आपसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछेगा, द फॉर्मूला विल बी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। और जब भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछेगा, द फॉर्मूला विल बी टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये हो गई, समझो टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब इन दो फॉर्मूलाज पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक कंपैरिजन में हम यूज करते हैं ना, कंपैरिजन में यूज कर रहे हैं कि भाई इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, बाकियों के मुकाबले में ये कितना फ्रीक्वेंटली आ सकता है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें पता ही है, ये सारी की सारी प्रिडिक्शंस के वक्त काम आती हैं। आओ भाई, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इससे रिलेटेड। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डाई है जिसपे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी में ना इसी तरह डाई हो गया, क्वाइन हो गया, स्पिनर्स हो गया, इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। अच्छा, अब इसको ना 200 टाइम्स रोल किया गया है, 200 टाइम्स रोल किया गया है। इसका मतलब है टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कितनी बार आप अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास हो गई 200 टाइम्स। द रिजल्ट्स आर शोर इन द टेबल। अब ये टेबल शो हो रहा है, यहाँ टेबल पे देखो, नंबर 1 34 टाइम्स आया, नंबर 2 42 टाइम्स आया, नंबर 3 इज 24 टाइम्स, नंबर 4 इज 60 टाइम्स, नंबर 5 इज 38 टाइम्स और नंबर 6 इज 2 टाइम्स। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक ऑर्डिनरी डाई ली है, ठीक है, जिसपे 1 2 3 4 5 6 है। अब ये एक्सपेरिमेंट तुम अपने घर में भी कर सकते हो। तुमने एक टेबल बना के रख लिया, तुमने उसको 200 टाइम्स रोल किया, तुमने फेंका, तुमने फेंका, नोट किया, फेंका, नोट किया, 200 टाइम्स जब तुमने कर लिया ना, तो तुमने अपना जो सारा डाटा था वो रिकॉर्ड कर लिया। ये सारा नजर आ रहा है, 134 टाइम्स आ रहा है, 242 टाइम्स आ रहा है, 324। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि क्या ये डाई फेयर है या ये बाइज्ड है? क्या ये डाई बिल्कुल सही है, फेयर है, बिल्कुल सही रिजल्ट्स दे रही है, या फिर ये बाइज्ड है, ये थोड़ा सा इसमें बेमानी है, ये सही रिजल्ट्स नहीं दे रही? जरा मुझे ये टेबल देख के जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कि इज दिस डाई अ फेयर डाई और अ बाइज्ड डाई। बाइज्ड डाई का मतलब होता है जिसमें थोड़ी सी खराबी होती है, जो आपको सही प्रेडिक्शंस नहीं दे रही होती। चलो भाई, कौन कौन है हमारे साथ, जल्दी जल्दी बताओ। अनमता, सारा, हुरिया, मुर्तजा, मुझे बताओ कि ये इस टेबल को देख के मुझे बताओ कि बाइज्ड डाई है या फेयर डाई है। हुरिया कह रही है बाइज्ड डाई है। हुरिया क्यों कह रही हो बाइज्ड डाई? क्या इस पे 6 नंबर्स नहीं लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए, 22 क्यों कह रही हो? व्हाई यू सेइंग दिस? सही कह रही हो हुरिया, सही तो कह रही हो बिल्कुल, लेकिन मुझे रीजन बताओ। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यू हैव टू गिव रीजंस, आपको रीजंस देने पड़ते हैं। बाकी भी बताओ। 22 तो हो गया डिसाइड कि ये डाई बाइज है, अब इसका रीजन बताओ। रीजन आ रहा है किसी के जहन में, क्यों है ये बाइज डाई, फेयर क्यों नहीं है ये? जबरदस्त, शाबाश। क्योंकि देखो, फोर तुम जब देख रहे हो तो फोर नंबर 60 टाइम्स आ रहा है, बाकी सब तो मोरलेस जो है वो करीब करीब है। जैसे 1 हो गया 34, 5 हो गया 38, तो ये तो बिल्कुल करीब करीब है। लेकिन 2 आप देख रहे हो 42 टाइम्स आ रहा है, 3 बहुत कम हो गया और 4 60 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डाई फेयर नहीं है, इसमें जो है ना थोड़ी सी बेमानी है, इसका मटेरियल थोड़ा सा खराब है। ठीक है ना, तो 4 जो है वो बहुत बार आ रहा है, तो इसका मतलब है वो आपसे इस तरह के ना रीजंस भी लिखवा सकता है कि भाई आपको क्या लगता है कि योर एक्सपेरिमेंट इज फेयर और बाइस, सजेस्ट करो कि क्या हो सकता है। तो तुम बस ये बोलोगे कि भाई डाई चेंज कर लो।
ठीक है, तो डाई चेंज कर लेंगे, हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छा हो जाए। अब तो देखो ना, ये इस तरह की स्ट्रैटेजीज तुम यूज कर सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, और अब तुम्हें अपनी डाई यूज करनी है। तुमने अपनी डाई को पहले जो है ना 500 टाइम्स जो है रोल करके देख लिया कि भाई कौन से नंबर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब जब तुम ऐसे ही खड़े हो तो उसने बोला हाँ भाई डाई रोल करो, तुमने कहा हाँ भाई मैं डाई रोल करता हूँ और देखना 5 आएगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। फर्ज करो तुमने 5 की जो है ना प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकाली हुई है, इत्तेफाक से 5 आ गया, तो बस इस तरह करके ना तुम चीजें प्रिडिक्ट करते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वहां भी जब आपको पता है जो डाई यूज करते हैं, हो सकता है वहां भी ऐसी हो रहा हो, वो गैम्बलिंग वगैरह कर लेते हो इस तरह। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। ये हमसे कह रहा है कि फाइंड, अच्छा कॉपी द टेबल, इस टेबल को कॉपी करो एंड ऐड अ थर्ड रॉ टू शो, एक थर्ड रॉ को शो ऐड कर लो। मैं इसी में ऐड कर लेता हूँ, तुम लोग अपने पास कर लो। ये मैंने यहीं ऐड कर ली रॉ। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है फाइंड आउट इन डेसिमल्स, आपको डेसिमल्स में फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया हमने। ठीक है, वो हमारी रॉ बन गई पूरी। अब पहले वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 34, एंड व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी? 200। तो 34 अपॉन 200 निकाल लो जल्दी से कैलकुलेटर से और मुझे बता दोगे क्या आंसर आ रहा है। 34 अपॉन 200 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.17। ठीक है, तो आपने यहाँ 0.17 लिख लिया। उसके बाद ये आ गया 42 अपॉन 200। अब मैं पता है इसको कैसे कर रहा हूँ, मैं 42 का हाफ कर रहा हूँ, 21 हो गया, और 21 का को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इसको 2 से रिड्यूस कर रहा हूँ, तो 21 हो गया, तो ये 0.21 हो गया। ठीक है, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। 24 का हाफ कितना होगा? 12 हो जाएगा, तो ये 0.12 हो जाएगा। और 60 का हाफ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो ये 0.3 हो जाएगा। हाफ करके 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। 38 का कितना हो जाएगा? 19, तो ये 0.19 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1, तो ये 0.01 हो जाएगा। तुम लोग भी जल्दी से बताओ, वेरीफाई करो, यही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। द लास्ट पार्ट सेज यूज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू वुड एक्सपेक्ट। द नंबर ऑफ टाइम्स मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से पूछ लिया। ठीक है, यू वुड एक्सपेक्ट टू रोल 1 और अ 6। अब देखो और का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि हमें 1 वाली भी निकालनी है, हमें 1 वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, हमें 6 वाली भी निकालनी है, और हमें दोनों को ऐड कर देना है। हमें दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यही बोल रहा है ना वो यही कह रहा है, यूज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स यू वुड एक्सपेक्ट टू रोल अ 1 और अ 6 व्हेन दिस डाई इज रोल्ड 5000 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई या नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसको कह रहे हैं वो 5000 आ गया। तो अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब 5000, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी या 5000। तो 5000 आ गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 1 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.17। जल्दी से इसको 0.17 से मल्टीप्लाई कर दो, और जल्दी से 6 की भी निकाल लो। व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6? 6 की आ रही है 0.01। तो 5000 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.01। 5000 multiplied by 0.01 will give me 50, क्योंकि ये हो जाएगा 1 अपॉन 100। दिस विल बी 1 अपॉन 100, और 100 के दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 50 आ जाएगा। और दिस विल बी 17 अपॉन 100, तो 17 5 से कितना हो जाएगा? 850। एंड सिंस यू हैव टू फाइंड, और मतलब यू हैव टू ऐड देम, दोनों को ऐड कर दो, तो फाइनल आंसर विल बी 900। ठीक है, 900 will be the expected frequency to roll a 1 or a 6।